जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म गुरु एकेडमी पे। जी हाँ, कुछ ऐसा किया जाए जिन्हें लम्हों तक याद किया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जिन्हें लम्हों तक याद किया जाए। और दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स के डिमांड पे, आप सभी के डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ आपके बीच इस सीरीज़ का एक और चैप्टर, एक बेटर पीपीटी के मोड में, जिससे जो है आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी और साथ ही साथ आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। ये केवल क्लास 10th पे मत जाइए कि यहाँ क्लास 10th लिखा हुआ है और क्लास 10th के लिए ही केवल यूजफुल है। ये चैप्टर जो है, जो भी लोग एनसीईआरटी के बेस्ड जितने भी कंपटीशन होते हैं, चाहे वह यूपी पीएससी हो गया या टीचर्स की वैकेंसी हो गई या एसएससी रेलवेज हो गई, उनमें भी ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। और आप जानते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी के सिलेबस जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, छोटे से लेके और बड़े एग्ज़ाम्स तक में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो ये चैप्टर केवल क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ही देख के नहीं, बल्कि उन लोगों को भी देख के बनाया गया है, जिससे जो है उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बेस है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंटेड बाय गुरु एकेडमी। जी हाँ, अपनी वेबसाइट भी आ चुकी है, नीचे आप देख रहे हैं वेबसाइट लिखी हुई है www.guruwala.in। तो गुरुवाला के नाम से जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बहुत सारे कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में फिर हम बात करते रहेंगे, आप चाहें तो जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनके फीचर्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस किस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, हमारे देश में किस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस का है, ये आप लालटेन देख रहे होंगे, ये कांग्रेस का देख रहे होंगे, ये बीजेपी के सिंबल, ये जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल्स, ये हमारी जो है मायावती जो बहुजन समाज पार्टी है, ये एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये आम आदमी पार्टी जो है अभी बहुत तेजी से उभरती हुई जो है पार्टी है और अभी अभी इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तो कहता है, देखिए एकदम प्यारा सा डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख के रखा है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर आपने जो है हिंदी में नोट्स नहीं दिया। हिंदी में भी है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन डुअल लैंग्वेज में होता ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेगा। तो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी है ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, मिलते हैं और एक पार्टी फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, जिसमें एक जो है इलेक्शन लड़ने का और पावर में आने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक उम्मीद होता है, एक चांसेस होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। लेकिन क्या केवल ग्रुप्स बना लेने से या किसी पॉलिसी बेस्ड ग्रुप फॉर्म कर लेने से या केवल इच्छा रखने से ही उसको पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा मिल जाता है? नहीं दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि किस ग्रुप को, किस पार्टी को जो है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। जब नॉर्मली हम लोग कोई ग्रुप बना लेते हैं तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, मतलब उस पार्टी को कोई पहचान या रिकॉग्निशन नहीं मिला होता है। कौन देता है ये रिकॉग्निशन, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ फीचर्स जानते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज पे एग्री हो जाती हैं, एक साथ मिलती हैं, कुछ प्रोग्राम सेट करती हैं जो जो सोसाइटी में जो है विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। भाई सोसाइटी का कलेक्टिव गुड कैसे हो, उन प्रोग्राम्स और पॉलिसी पे जो है वो
एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं और ऐसा कुछ बनाती हैं। लिखा हुआ है साफ साफ हिंदी में, वे सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। मन से एक साथ आ जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और क्या करते हैं, सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू एंड व्हाट इज गुड फॉर ऑल, भाई सबके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस पे जो है अलग अलग व्यू हो सकता है, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। तो उसी तरह सभी पार्टियों के अपने अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होती हैं जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, पॉपुलेशंस को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपुल, मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं और बताती हैं कि वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, और ये बताती हैं कि भाई पॉलिसीज जो हैं, जो भी पॉलिसीज हैं वो क्यों आपके लिए अच्छी हैं, या इन कंपैरिजन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे राजनीतिक दलों के कंपैरिजन में ये पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी कैसे अच्छी है। तो इस तरह के फीचर्स जो है आप देखेंगे। अब कहता है कि देखिए, जब अलग अलग व्यू रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो उसके बेसिस पे सोसाइटी में एक पार्टीशनशिप डेवलप हो जाता है। कैसे? तो वो पार्टीशनशिप डेवलप होता है क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। तो इसके वजह से जो है सबको किसी एक पार्टी का व्यू जो है अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जो है किसी एक पार्टी के पॉलिसीज और प्रोग्राम को, उनके नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को अपनाते हैं और उससे ताल्लुकात रखते हैं, और कुछ लोग अलग पार्टी के पॉलिसीज को देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसमें उनका अपना हित दिखता है। तो इसके बारे में भी और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जब हम और अंदर चैप्टर्स के अंदर चलेंगे। कहता है कि भाई पार्टीशनशिप, तो ये डेफिनेशन से याद रखिएगा, क्लास 10 के बच्चे जो भी हैं, जो अब बोर्ड एग्जाम जल्दी आने वाला है, देने जा रहे हैं, तो पार्टीशनशिप्स अगर पूछता है तो इसका डेफिनेशन मैंने साफ साफ लिख दिया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन जो है सोसाइटी में देखने को मिलता है, एक बंटवारा देखने को मिलता है, विभाजन को दर्शाता है। तो ये पार्टीशनशिप कहते हैं, या इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको विभाजन कह सकते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के इस विशेष समुदाय या वर्ग की ओर झुका होता है। तो क्या कहता है कि पार्टी जो है, आप जैसे देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे बीएसपी का लेते हैं हम, मान लीजिए हम लोग यूपी में हैं, बहुजन समाज पार्टी, आप मायावती जी को जान रहे होंगे, और समाजवादी जो पार्टी है हमारी जो है, जिसका मैंने सबको सिंबल दिखाया साइकिल का, ये दोनों पार्टीज जो है, देखिए जैसे समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे कि वो बैकवर्ड क्लास को लेके जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, उनके बारे में ज़्यादा बताते हैं कि उनके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए हैं, उनके वेलफेयर के लिए हैं। आप मायावती जी को देख लीजिए, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, वो जो है दलितों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटीज़ को साथ लेके बढ़ने की कोशिश करती हैं। उनकी चिंता, उनके पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स को दिखाती हैं और उनकी पार्टी उसको शो करती है कि मैं इनके वेलफेयर के लिए काम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो है विभाजन, दृष्टिकोण के आधार पे, नजरिए के आधार पे सोसाइटी में एक विभाजन देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे, देखिए आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है 3 कंपोनेंट। भाई पॉलिटिकल पार्टी बनी तो उनके कुछ न कुछ कंपोनेंट होंगे, उनके कुछ हिस्से होंगे, कुछ प्रमुख हिस्से होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो आप देख सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो लीडर्स। कहता है कि भैया नेता नहीं होगा, लीडर नहीं होगा तो कौन लीड करेगा, कौन डिसीजन देगा, कौन बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए लीडर जो है, एक नेता, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। एक्टिव मेंबर्स, जब हम बात करते हैं सक्रिय सदस्यों की, तो जरा सोचिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर है लेकिन उसके कोई एक्टिव मेंबर्स नहीं है, सक्रिय सदस्य नहीं है, तो आप फिर अपने बनाए हुए डिसीजंस को, एक लीडर अपने डिसीजंस को किस तरह से जनता के बीच ले जाएगा, तो वो काम एक्टिव मेंबर्स करते हैं। ये सक्रिय सदस्य होते हैं जो पार्टी के एजेंडे को फॉलो करते हैं। इससे कुछ सवाल पूछा भी हुआ है ऑब्जेक्टिव में, और चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव में इससे सवाल पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द
कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर नॉट पूछता है तो मान लीजिए ये तीनों दिए हुए हैं, एक ऐसा दिया रहेगा जो पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट नहीं होगा, तो आपको उसको ध्यान रखना होगा, ये तीनों याद रहेगा। या ये भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा जो है पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट है, तो तीन ऐसे होंगे जो नहीं दिए होंगे, एक इनमें से कोई होगा। तो ये तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखिए फॉलोअर्स, कहता है अनुयायी या समर्थक। भाई केवल एक्टिव मेंबर के रहने से और या केवल लीडर के रहने से ही सारा काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी फॉलोअर्स की। और ये फॉलोअर्स कैसे आते हैं, तो ये जो है पार्टी के एजेंडे को लेके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो पार्टी से जुड़ जाते हैं और वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। एक्टिव मेंबर्स तो नहीं होते, एकदम सक्रिय नहीं होते, बट फॉलोअर का भी एक बड़ा रोल होता है। समर्थक जो है वह पार्टी को आगे बढ़ाने में और इनफॉर्मल औपचारिक रूप से पार्टी के एजेंडे को डिस्कस करता है लोगों के बीच में। वो आपके परिवार का मेंबर हो सकता है, वो चाय के दुकान पे बैठ के चर्चा करने वाला वो व्यक्ति हो सकता है जो एक्टिव मेंबर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज और ऑफिसेज में न जाता हो, लेकिन उससे ताल्लुकात रखता हो, किसी पार्टी के विचारों से ताल्लुकात रखता हो, और वह बैठे बैठे जो है उनके पॉलिसीज और उनके प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करता रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी आपने जाना, उनके कंपोनेंट्स को जाना। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं भाई, या ये कहें कि राजनीतिक दल करते क्या हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है भाई। बोर्ड के स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हो 10th के, ये एक अच्छा सवाल हो सकता है कि भाई डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को डिस्क्राइब करिए। तो मैंने जो है वन बाय वन आपको बड़े अच्छे से शॉर्ट में इनके जो फंक्शंस हैं वो दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस लड़ती है भाई पॉलिटिकल पार्टी। भाई पॉलिटिकल पार्टी बनी इसीलिए कि हम इलेक्शन लड़ें और गवर्नमेंट फॉर्म करें, मैंने शुरू में ही आपको बताया। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इलेक्शन लड़ती हैं, एंड मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। भाई पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो डिसाइड होगा कि भाई हम किस कैंडिडेट को टिकट देंगे, कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी। और पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग अलग तरीके से डिसाइड करती है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए में, देखिए यूएसए में जो मेंबर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं वही कैंडिडेट को चूज करता है। लेकिन हमारे कंट्री जैसे इंडिया में देख लीजिए, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, ऊपर के लीडर्स होते हैं, जैसे आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, चेहरा जैसे समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे कि जो है अखिलेश यादव जी, पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती हैं। बहुजन समाज पार्टी में अभी बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ऐसे दो चार लोगों के नाम आते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं। मैं ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम, मैं किसी पार्टी का एज अ सपोर्टर या एज अ वैसे नहीं बात कर रहा हूं, आप इसको इस वे में मत लीजिएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लाइव एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टी बिहेव करती है। भाई इंडिया की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर्स होते हैं, दे डिसाइड विच कैंडिडेट विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उनका प्रतिनिधि जो है चुनाव लड़ेगा, कौन सा उनका उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ेगा, वो डिसाइड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और पार्टी क्या करती है भाई, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी जो है अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आपके सामने रखती है, जिसके आधार पे वोटर्स चूज करते हैं। भाई कुछ रहेगा तभी तो वोटर्स अट्रैक्ट होंगे। तो हम सब जो है अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग मतों के होते हैं, हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। तो भाई सोसाइटी में अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो पॉलिसीज और प्रोग्राम जो उनके इंटरेस्ट के होते हैं, उसी हिसाब से वो पार्टी का चयन करते हैं। तो पार्टीज क्या करती है, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के बीच ले जाती है। अगर एक वाक्य में कहें तो पार्टीज जो है अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के बीच में ले जाती है, उनकी ओपिनियन अपने तरफ बनाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और क्या देखें भाई, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। ये लॉस लिखा हुआ है, लॉस नहीं होगा बच्चों, यहाँ लॉज कर लीजिएगा, LAWS, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है।
लॉज फॉर अ कंट्री, भाई जो देश को चलाने के लिए कुछ कानून नियम कानून बनाने पड़ते हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और जब वो गवर्नमेंट में जाती है, भाई गवर्नमेंट तो रन कर ही रही है, तो गवर्नमेंट में जाएगी तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम कानून कुछ तो बनाएगी, तो जिसके हिसाब से वो चलाएगी। तो लॉज मेकिंग का काम है। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि बस गवर्नमेंट फॉर्म किया और तुरंत धड़ाधड़ जो है नियम कानून बनाने लगे। बहुत सारे नियम कानून जो है अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अभी इसमें चर्चा नहीं करेंगे। कुछ तो डायरेक्टली है कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड होती हैं, और कुछ जो है हम लोग जो है उसको पार्लियामेंट में यानी लेजिस्लेचर में चर्चा, उसका डिस्कशन करना होता है, फिर वहां से पास करना होता है। ये जो है आगे की प्रक्रिया है जिसपे अभी हम बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर को जब करेंगे, पार्लियामेंट चैप्टर को, तब बात करेंगे। तो ये आपने देखा कि कानून बनाने का काम जो है पॉलिटिकल पार्टी करती है। और क्या करती है भैया? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, बता दिया मैंने। हाँ, लीडर्स को रिक्रूट और ट्रेन करने का काम करती है, ताकि कल को जब वो पार्टी के लिए काम करे, गवर्नमेंट फॉर्म करे, तो एज अ मिनिस्टर उनको कैसे वर्क करना है, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस पॉलिसीज को आगे ले जाना है, ये सब जो है ट्रेन करना और रिक्रूट करना, यानी जो है पार्टी के सिद्धांतों के आधार पे जो है उनको प्रशिक्षित करने का काम करती है। और ये देखती है, इस बात का ध्यान रखती है कि जो उनके पार्टी के डिफरेंट लीडर्स हैं, जो इलेक्ट होके गए हैं, जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, तो वो पार्टी के एजेंडे के हिसाब से जो उन्होंने चुनाव के समय रखा तो उस पर काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स इस बात का ध्यान रखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो पार्टीज, अगला फंक्शन क्या है देखिए, जो पार्टीज जो हैं इलेक्शन को लूज कर जाती हैं, हार जाती हैं, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स वैल्यूज और रॉन्ग पॉलिसी। भैया जो चुनाव हारने वाले दल होते हैं, वो शासक दल के, चुनाव हारने वाले दल क्या करते हैं? वो अपोजिशन का काम करते हैं। वो उसके जो चुनाव जीता होता है उसके अपोजिशन में बैठते हैं, विरोधी पक्ष का काम करते हैं और स्क्रूटिनी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इनकी ये पॉलिसी अच्छी है, ये खराब है, और ये ध्यान रखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट चला रही पॉलिटिकल पार्टीज है उससे कोई गलती ना हो, और अगर हो रही है तो वो उसकी आलोचना करते हैं। यानी ये भी जो है अपोजिशन का भी एक बड़ा रोल होता है, और अपोजिशन का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर अपोजिशन ना हो तो पार्टी जो है गवर्नमेंट में आने के बाद अपने मनमानी कर सकती है, और ये बात जो है पब्लिक को पता भी ना चले कि क्या मेरे लिए सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा। तो ये पार्टी अपोजिशन में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए अब आ जाइए जरा देखते हैं कि किस तरह से करती है पार्टीज जो है ये रोल प्ले। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती है भाई? पब्लिक ओपिनियन यानी मत, लोगों के मत को आकार देने का काम करती है, उसको शेप करने का काम करती है। कैसे भाई? जो इश्यूज होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उनको वो लोग उठाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कोई भी मुद्दा, जैसे मान लीजिए आजकल महंगाई का मुद्दा बड़ी जोरों शोरों से चल रहा था। अभी एक आध साल पहले, 2 साल पहले जब पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा अचानक 100 रुपए के ऊपर पार चले गए, तो अपोजिशन पार्टी जो है मुद्दा उठाने का काम करती है। देख रहे हैं किस हिसाब से ये अन्ना आंदोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी और काफी जो है अन्ना आंदोलन में लोगों ने काफी आवाज उठाया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसान मूवमेंट जो है, किसान प्रोटेस्ट का एक इमेज है। इससे आप लाइव एग्जांपल समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट इश्यूज पे, उस डिफरेंट मुद्दों पे बात करती है और उनको लेके मूवमेंट करती है, आंदोलन करती है, ताकि जो है जनहित में वो काम कर सकें और अच्छे बुरे का फर्क दिखा सकें। और क्या करती है भाई? पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज। पार्टीज ये भी करता है कि भाई गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनकी मशीनरीज हैं भाई, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनको वो पब्लिक के बीच पहुंचा सके। खाली पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट फॉर्म करे या अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन का रोल प्ले करे, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये भी काम करती हैं कि लोगों तक जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, तरह तरह के जो नए नए स्कीम्स आ रहे हैं, उससे लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं कि भाई आप इस स्कीम्स का लाभ उठाइए।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों द्वारा जो है इस तरह का भी काम किया जाता है। तो इस तरह के कई स्कीम्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, एम्पावरमेंट की बात हो गई, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर बांटने की योजना हो गई, एक कदम स्वच्छता की ओर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, तो ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हो गया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे स्कीम है जिसको लेके पॉलिटिकल पार्टीज के एक्टिव मेंबर्स या लीडर जो है जनता के बीच जाते हैं। तो इतना अच्छा पीपीटी आपके लिए मैंने तैयार किया है, इसको जो है केवल राम कथा की तरह सुनिए मत। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पढ़ते समय बुक पेंसिल का कॉम्बिनेशन और कॉपी पेन का कॉम्बिनेशन जरूर रखिए, और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बोलते बोलते बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आप नोट करिए। ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए और इन नोट्स को बनाते चलिए, बहुत काम आने वाले हैं। बड़ा एकदम सटीक एनसीईआरटी का जो है मैंने नोट्स यहाँ डाला है, एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं। आप जो बुक पढ़ेंगे तो आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं पूरे एनसीईआरटी के नोट्स मैंने एकदम हूबहू आपको नोट्स दिए हैं, और अपने हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड किया, बहुत काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ाइए, तो जाके मजा आएगा। केवल सुनते रहने से मजा नहीं आने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सो मत जाइएगा। नीड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है। तो भाई क्यों जरूरत है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पीछे जो आपने फंक्शन पढ़ा अभी, जो फॉलोइंग फंक्शंस आप अभी पीछे पढ़ रहे थे, उसके लिए तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता ही है, साथ में और क्यों जरूरत है। तो देखिए कुछ सवाल भी यहां मैंने रख रखे हैं। वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, लगभग मिलता जुलता सवाल है कि भाई ये जो आधुनिक लोकतंत्र है वो राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है। या व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, क्या होगा अगर उम्मीदवार जो है स्वतंत्र रूप से लड़े, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो। तो भाई सोचिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। तो जो हमने फंक्शंस पढ़ा वो नहीं होगा, और भी सारी चीजें नहीं होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। भैया क्या होगा, जितने भी उम्मीदवार होंगे वो तो इंडिपेंडेंट होंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, और कोई ऐसा नहीं होगा जो ये प्रॉमिस कर सके, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। किस किस तरह के पॉलिसी चेंजेस होंगे इसके बारे में वादा करने वाला कोई नहीं होगा। भाई हम चुनाव जीत लिए, हम तो सिर्फ अपने एरिया के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है, हमें दूसरे एरिया से मतलब नहीं है। तो कोई तो चाहिए जो इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल हो, या जो पार्टी के बेसिस पे काम करे। तो जब पार्टी ही नहीं होगी तो कैसे जो है कोई पॉलिसीज होगी, कैसे कोई प्रोग्राम होगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। चलिए ठीक है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है हम इलेक्शन जीत गए और वहां हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को चला रहे हैं, लेकिन फिर सरकार कैसी चलेगी और सरकार किन शर्तों पे चलेगी, किन टर्म्स पे चलेगी, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी मस्ट एंड नेसेसरी। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाइए बच्चों, भूलिए मत, मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स बनाइए। द राइज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की बात हो रही है बच्चों। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, यानी जटिल होती जाती है, उन्हें किसी एजेंसी की जरूरत होती है टू गैदर डिफरेंट व्यू वेरियस इशू प्रेजेंट दीज टू गवर्नमेंट। तो बात समझिए, उन्हें किसी एजेंसी की जरूरत होती है, और ये एजेंसी कौन प्रोवाइड करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड करेंगे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बड़ा ही जरूरी है। It is necessary to bring various representatives together so that responsible government could be formed। और ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है
कि सारे जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो एक साथ आए ताकि गवर्नमेंट को चला सकें। तो इसलिए भी गवर्नमेंट के पॉलिसी को रन करने के लिए और उसको जस्टिफाई और अपोज देम, भाई सही है गलत है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसका अपोज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। और इन सब सारी जरूरतों को कौन पूरा करता है? पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल ऑल दीज नीड्स। इन सभी आवश्यकताओं को पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट्स जरूर बनाइए तो और अच्छे से समझ में आएगा। केवल सुनिए मत और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ऑन कर लिया है हमने वीडियो और फिर उसके बाद जो है मेरा ध्यान इधर उधर है। मैं पूरा उम्मीद है मुझे और पूरा मैं वादा करता हूं कि इसके बाहर जो है कहीं भी कुछ भी नहीं पूछने वाला है। बड़ा अच्छा नोट्स मैंने तैयार किया है, उसका पूरा लाभ उठाइए, पूरा उसका प्रॉफिट लीजिए, नोट्स बनाइए। अब देखिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप ढेर सारे सिंबल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, या टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था के कितने प्रकार या कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। क्या किसी देश में, किसी कंट्री में जो है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होगा काम चल जाएगा, या और भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है, या डेमोक्रेसी के लिए कितने पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में क्या केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होने से लोकतंत्र हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए आइए इस पे बात करते हैं, बिल्कुल चर्चा करते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एंड कहता है कि 750 से अधिक पार्टियां हैं, जो पार्टीज हैं, दल हैं, वो रजिस्टर्ड हैं विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए मैंने बोला था आपसे, आगे मैं बताऊंगा। तो पार्टी को जो है रजिस्टर्ड होना पड़ता है किसके यहाँ? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन करती है, वहां हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। देख रहे हैं 750 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इंडिया में खाली 750 पार्टी, 750 पार्टी आप देखते हैं? नहीं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मुट्ठी भर जो है पॉलिटिकल पार्टीज वही जो है इलेक्शन विन यानी चुनाव जीतने के स्थिति में होते हैं, वो रेस में दौड़ते हैं और जो जीतते हैं उनको हम पहचान पाते हैं क्योंकि हम उनको देखते हैं, हमारे सामने दिखते हैं, इसलिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जब टाइप्स ऑफ पार्टीज की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम यानी एक दलीय व्यवस्था की बात करेंगे। वन पार्टी सिस्टम, देखिए कुछ कंट्रीज में ओनली वन पार्टी अलाउड होते हैं। जैसे देखिए चाइना देख लीजिए, वहां पे केवल एक पार्टी रहेगा, उसी का बोलबाला है, वही जो है एक तरह से कहिए सर्वे सर्वा है, वही पार्टी जो है सब कुछ चलाती है, सारे गवर्नमेंट को, वो अपने कंट्री में गवर्नमेंट को रन कर रही है, तो वही सर्वे सर्वा है। तो इस तरह के सिस्टम को जो है हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, एक आध दो और पार्टियां होंगी वहां पे, बट उनको जो है पावर में आने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ बस कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी भैया, गवर्नमेंट वही चलाएगी और कोई गवर्नमेंट नहीं चलाएगा। तो सोचिए जरा, मैं आपके भी सवाल देता हूं कि क्या इस तरह की व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाएगा? और क्या डेमोक्रेसी के लिए केवल एक पार्टी होना सही है? तो मेरे ख्याल से तो नहीं। ये वहां पे ऊपर मैंने सिंबल भी दिया था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। चलिए आइए देखते हैं टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था है। कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं कि पावर यूजुअली जो है किसमें चेंज होते हैं? दो मेन पार्टीज वहां पे होंगी और उन्हीं के बीच में पावर क्या होंगे? चेंज होंगे। दो पार्टीज के बीच में पावर एक्सचेंज हो रहे हैं, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे करके एक्सचेंज होता रहता है। तो और भी पार्टीज होती हैं, एग्जिस्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, लेकिन बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। भाई और भी पार्टियां होंगी, और भी पार्टीज होंगी, लेकिन विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स तो केवल वही बनाएगा जो जिसकी मेजॉरिटी होगी। तो सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम भैया, जहां दो केवल पार्टीज जो है वर्क करे और उन्हीं का चांस हो। जैसे आप देख सकते हैं लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, यहाँ वहां
दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी कंजर्वेटिव, एक बार लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, बाकी जो और वहां पे जो पार्टीज होती है ना, वो उनके साथ बस मिल जाती हैं, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लेती हैं, और लेकिन वो गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती, या उनको अलाउ नहीं है कि वो गवर्नमेंट रन करें, क्योंकि ये दो दलीय व्यवस्था है दोस्तों। तो इस तरह की पार्टी आप कहाँ देखेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में। ये अच्छा एग्जाम्पल है टू पार्टी सिस्टम का, तो एग्जाम्पल भी याद रखिए। वन पार्टी सिस्टम का मैंने चाइना बताया जहां कम्युनिस्ट पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम में आप देख सकते हैं इट इज अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हैं। अब देखिए आते हैं, बात करते हैं, वन पार्टी देखा, टू पार्टी सिस्टम देखा, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं, जहां पे कई पार्टी, ढेर सारी पार्टीज जो हैं इलेक्शन लड़े और चांसेस हो, सबके बराबर के चांसेस हो कि वो सीट जीत के, मेजॉरिटी सीट जीत के और गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। तो वैसे पार्टी को क्या कहते हैं हम लोग? वैसे सिस्टम को, किसी कंट्री में अगर वैसा सिस्टम हमको दिखता है तो उसको हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे इंडिया में बेस्ट एग्जांपल है मल्टी पार्टी सिस्टम का। आप कहेंगे सर मैंने तो देखा है कि कांग्रेस बीजेपी दो ही नाम सुनाई देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस और बीजेपी, कोalition करके भी जो है पार्टियां जो है आ सकती हैं। जैसे अभी देखिए, अभी रिसेंटली जो है 2024 के लोकसभा का चुनाव आने वाला है और कई पार्टियों ने मिलके एक नया कोalition बना लिया है, गठबंधन बना लिया है, और उस गठबंधन के तहत जो है वो अपोजिंग पार्टी, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं, अगर वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेती हैं और सीट जीत लेती हैं, जैसे नेशनल पार्टीज कई ने, अभी हम लोग बात करेंगे और भी पार्टी, नेशनल पार्टीज क्या है, रीजनल पार्टीज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है पहले उसको हम लोग समझ लें। मल्टी पार्टी सिस्टम में दो से अधिक पार्टीज जो है इलेक्शन लड़ती हैं, या तो अकेले अपने पार्टी के दम पे लड़े या कोalition में लड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन में लड़े या केवल अपने दम पे लड़े, उनको गवर्नमेंट बनाने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने का, इलेक्शन जीत के पूरा चांस रहता है। तो इस तरह के सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं, और वाकई में मल्टी पार्टी सिस्टम ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए कमियां सब में होती हैं, तो ये भी, इसमें भी क्रिटिसाइज हो सकता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, तो वो एक अनदर पार्ट है। नोट्स बनाते रहिए आप लोग, भूलिए मत, वरना इतना अच्छा पीपीटी बनाने का कोई फायदा नहीं। अब देखिए, डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पे आपको दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी दिखने को मिलेंगे। वो जो मैं बता रहा था वो पॉलिटिकल सिस्टम का मैं बता रहा था कि कितने टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होंगे। तो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, एक दली, दो दली, बहुदलीय व्यवस्था, वो व्यवस्था थी, सिस्टम थी, पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, राजनीतिक दल के बात करने जा रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है वह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, एक जिनको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं, और एक जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो यहां देखेंगे दो तरह के, नेशनल एंड रीजनल पार्टी। एंड ये जो नेशनल पार्टीज होती हैं, दे आर होल कंट्री में उनका जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो केवल स्टेट के पॉलिटिक्स तक ही सीमित होती हैं और स्टेट में ही वो रन करती हैं, वहाँ जो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। इलेक्शन कमीशन जो है इनको यूनिक सिंबल भी देता है, और सभी पार्टी को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। कौन रजिस्ट्रेशन लेता है भैया? तो इलेक्शन कमीशन लेता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन इनका पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन लेता है, और जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल उनको देती है, वो अपने कैंडिडेट को लड़ाती है, उनको सिंबल देती है। कुछ सिंबल्स मैंने अभी दिखाए थे, आगे और सिंबल्स हम लोग देखेंगे
कि किस किस पार्टी के क्या क्या सिंबल्स हैं, कौन से रीजनल, कौन सा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सब आप देख सकते हैं। देखिए, पार्टीज दैट get this privilege and some other special facilities are recognized by election commission for this purpose, and that is why these parties are called recognized political parties। मैंने आपसे कहा था कि रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है, और रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी किसको कहेंगे भाई? जिनको कुछ विशेषाधिकार मिला हो और कुछ अन्य उनके स्पेशल फैसिलिटीज हो, कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियां जो होती हैं उनको मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का मैंने सिंबल लगा रखा है। इस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट में अपना इलेक्शन कमीशन है और एक ऑल ओवर द इंडिया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, मैंने नहीं डिसाइड किया है, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्राइटेरिया है। यहाँ पे मैंने पीपीटी में इसको दिखाया है। ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। देखिए, कहता है कि जो पार्टी कम से कम 6%, कितना? 6% कुल वोट का 6% इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में जो है, अगर कम से कम 6% वोट पाए और कितने सीट्स? कम से कम जो है एटलीस्ट 2 सीट्स मिले, तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, या रीजनल पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी दल, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा। लोकसभा में 6% इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में 6% टोटल वोट मिले, या असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में, ठीक है, 4 राज्यों में, समझिएगा बात को, 6% टोटल लोकसभा इलेक्शन में उसको वोट मिले, या 4 राज्यों में, स्टेट्स, विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या कहता है कि 6% लोकसभा के इलेक्शन में उसको वोट मिले, और या ये हो कि 4 स्टेट में उसके अपने कैंडिडेट जो है चुनाव जीते, 4 स्टेट्स में, ठीक है, और कम से कम 4 सीट तो लोकसभा में वो जीते, तब तो उसको रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन उसको क्या करेगा? रिकॉग्नाइज्ड करेगा। ये सब एनसीईआरटी के डाटा हैं, मैं कहीं इधर उधर से डाटा नहीं रखा हूं, ताकि आपको जो है एनसीईआरटी के फैक्ट आपको जो है साफ साफ मिले। तो इस तरह के आपने देखा कि किसको रीजनल पार्टी के रूप में, क्षेत्रीय दल, और किसको जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखिए, अगर हम राष्ट्रीय दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो आप देखेंगे कि 2019 के हिसाब से अगर हम देख लें तो लगभग 7 राष्ट्रीय दल थे, 7, जो अभी मैंने क्राइटेरिया बताया कि भाई लोकसभा इलेक्शन में 6% होना चाहिए, 4 स्टेट्स में जो है उनके कैंडिडेट जीतने चाहिए, और ये आप देख रहे हैं तो 7 दल, उसके बेसिस पे जो है 7 दल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 2019 के हिसाब का डाटा है ये, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, देखिए बीएसपी भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में और बात कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आप जान ही रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको सीपीआई भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये 2 हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से पॉपुलरली कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, और एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये जो है 7 पार्टीज आपको दिख रही हैं। 2019 में ये 7 पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए हुए क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही थी, इसलिए ये 7 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी में गिनी जा रही थी। अब आप कहेंगे, एक सवाल ये उठता है, क्या एक बार कोई राष्ट्रीय पार्टी हो गया तो वो लाइफ टाइम राष्ट्रीय पार्टी रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है, हर साल इलेक्शन, हर बार जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में वो मिनिमम क्राइटेरिया उनको हर बार पूरा करना होगा। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करते हैं
तो ही वो नेशनल पार्टीज रहेंगे, वरना उनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि नए पार्टी को भी नेशनल पार्टी बनने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं, अभी 2023 का जरा रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए अभी अभी जो है तत्काल में जो है आप AAP आप आम आदमी पार्टी जो है अभी अभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। पहले वो रीजनल पार्टी थी और फिर वो जो है नेशनल पार्टी का दर्जा उसको 2023 में मिला है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक मेंटेन की हुई है। बीजेपी तो आप देख रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट में ही है। कांग्रेस आप जो है अभी भी मेंटेन की हुई है, एज ए नेशनल पार्टी बनी हुई है। और NPP ये भी जो है नई नई पार्टी है जो बाद में उभर के आई है, और अभी अभी इसको भी कुछ महीनों पहले जो है इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो इन सब के बारे में, ये जो रिसेंट पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। नोट्स बनाते जाइए बच्चों, भूलिए मत, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा अगर नोट्स नहीं बनाएंगे। आज रामकथा की तरह सुनेंगे, फिर कल भूल जाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत है। तो नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार वीडियो देखिए, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो एक कहते हैं ना प्रोसेस है कि भाई आप जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सुन रहे हैं, सारा चीज अगर साथ में चलता रहता है तो कंसंट्रेशन बना रहता है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में जो है ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई आप किसी भी से पूछेंगे जो इसका नॉलेज रखता है, तो वो बताएगा कि अगर हम किसी चीज को सुनते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, तो ये रेपिटेशन होता है दिमाग में और उससे हमें लंबे समय तक चीजें याद रखती हैं। तो दोस्तों अगर रखना है याद लंबे समय तक चीजों को, तो कॉपी कलम उठा के लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि खाली सुनने से काम नहीं बनने वाला है। चलिए तो आइए देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। 1885 में, आप कह सर देश तो 1947 में आजाद हुआ, पार्टी 1885 में बन गया। हाँ भाई 1885 में बना दिया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, और वहां जो है अंग्रेजों ने अपने काम के लिए पार्टी बनाया था। बाद में ये जो है नेशनलिस्ट पार्टी बन के उभर गया आजादी के बाद। तो चलिए, इसमें भी कई सारे स्प्लिट्स देखने को मिले। अगर इनकी आइडियोलॉजी देखें, विचारधारा देखें, और इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, इतना तो नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन कैसा है भाई, इसकी विचारधारा कैसा है, तो सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पे बिलीव करता है, और जो माइनॉरिटी और वीकर सेक्शन है उनकी भलाई का, अच्छाई का बात करता है, उनके वेलफेयर का बात करता है। तो ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ इनका सिंबल आप देख रहे होंगे, ये हाथ का पंजा है बच्चों, और आप देख रहे होंगे ये सिंबल इनका सिंबल है। यही सिंबल जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब कोई इलेक्शन लड़ेगा तो ये सिंबल लेके घूमेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट देना, पंजे को वोट देना, हाथ के पंजे को वोट दो। यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे टर्म UPA, ये क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस क्या होता है ये आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, कोई भी पार्टी अपने साथ जो है कुछ और दलों को मिला के इलेक्शन लड़ती है, तो वो जो कुछ और दलों को मिला के जो गठबंधन बनाती है, जो अलायंस बनाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको जो है कुछ न कुछ नाम दे देते। तो इन्होंने अपने अलायंस का नाम जो है UPA यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसमें कई पार्टियां चाहे तो आके मिलकर शामिल हो सकती हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्टी का किसका नंबर है भाई देख लेते हैं। चलिए ये आ गई मायावती जी। मायावती जी का पार्टी बहुजन समाज पार्टी, BSP, फॉर्म्ड इन 1984। कब बना, 1984 में। किसके लीडरशिप में, कांसीराम जी के लीडरशिप में जो ये पार्टी बना। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दिखाता है, ये जो है बहुजन समाज को दिखाता है। द पावर ऑफ द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित, आदिवासी एंड ओबीसीज। मैंने आपको बताया था दलित, आदिवासी और ओबीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे से आप देख सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम जनता के बीच ले जाते हैं, और उसी के अलग अलग व्यू के हिसाब से जो पब्लिक क्या होती है, पब्लिक उनसे अट्रैक्ट होती है, उस पार्टी के दृष्टिकोण से जो है सहमति जताती है और उससे ताल्लुकात रखती है। सर्दी बहुत है, काफ़ी ठंडी पड़ रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ,
ने ठंडी में, क्योंकि ज़रूरी हो गया था, इसलिए जो है बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कौन सा नेक्स्ट पार्टी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो बीजेपी कब बनी? 1985 में। रिवाइविंग द ऑस्टवाइल भारतीय जनसंघ, 1985 में बना ये पार्टी। wants to build a strong modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values। भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हिंदुओं की खाली पार्टी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है उनका जो मेन इंस्पिरेशन है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, वो हिंदुत्व की विचारधारा है। इसमें देख सकते हैं कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं, और इनका जो इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स का इनका कॉन्सेप्शन है, और ये कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा चलते हैं, संस्कृति को लेके बड़ा सेंसिटिव रहते हैं। और आप देख रहे हैं बीजेपी का भी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसा मैंने बताया कि भाई हर पार्टी करती है, तो बीजेपी तो इनका अपने पार्टी का नाम ही है, भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इनके अलायंस का नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। चलिए नेक्स्ट पार्टी की बात करते हैं। ये देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मतलब मार्क्सिस्ट, CPIM, फाउंडेड इन 1964, 1964 में बना ये, और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे जो है, मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट पे, लेनिनवादी कॉन्सेप्ट पे से ताल्लुकात रखते हैं। और ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। इनका जो विचारधारा है वो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद और संप्रदायवाद जैसे चीज़ों को जो है इनका विरोध करते हैं, वो उसके खिलाफ उठते हैं। और ज़्यादातर इनका सपोर्ट आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा वगैरह में देखने को मिलेगा। और जो पुअर फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनके बीच ये काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्टी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये जो है पीए संगमा के द्वारा बनाया गया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है, ये पीए संगमा जो है एनसीपी से उनको निकाल दिया गया था। एनसीपी से निकलने के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो मैंने आपको दिखाया पहले ये पार्टी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, ये पहले नेशनल पार्टी थी लेकिन अब नहीं है। और इसमें जो है पीए संगमा इससे निकले थे, उन्होंने अपना पार्टी बनाया एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और कब इन्होंने? जुलाई 2012 में बनाया। और देखिए 7 जून 2019 में जो है इस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने इसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया। सिंबल आप देख सकते हैं, नेशनल सब सारे उसमें मैंने सिंबल्स दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। चुनाव में ये लोग यही सिंबल यूज करते हैं। ये किताब का सिंबल है और इनके बुक का सिंबल है। चलिए लेटेस्ट पार्टी की हम बात करेंगे, जो काफी तेजी से जो है उसने अपना जो है पैर काफी आगे बढ़ाया, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। एक रीजनल पार्टी से लेके और नेशनल पार्टी तक इन्होंने काफी स्ट्रगल किया। और अभी जस्ट 10 अप्रैल 23 में 2023 में, अप्रैल 2023 में जो है ऑफिशियली जो है नेशनल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें नेशनल पार्टी घोषित कर दिया, इनको रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये 26 नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में, और उनके साथ के लोग थे और भी लोग, उन्होंने मिलकर जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाया। और फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया। आप देख रहे होंगे सिंबल, ये झाड़ू का सिंबल है, झाड़ू का सिंबल लेके चलते हैं। और इनके विचारधारा में जो है ये ईमानदारी की बात करते हैं, करप्शन फ्री कंट्री की बात करते हैं, और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो आप जो है देख रहे हैं इस तरह के राष्ट्रीय पार्टी। तो ये राष्ट्रीय पार्टी थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया या देखा। अब जो हम लोग बात करेंगे ये है स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। जो ऐसे पार्टीज, स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्राइटेरिया बताया था कि इनको जो है इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करता है जैसे स्टेट या रीजनल पार्टी के रूप में। तो आप उसको देख सकते हैं। जितने भी मैंने नेशनल पार्टी बताया, वो अभी जो नेशनल पार्टीज के बारे में हम लोग जिक्र किए, उनका सिंबल देखें, उनके बारे में जाने। उनके अलावा जितनी भी पार्टियां आप देखेंगे, ये सब जो है पार्टीज, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आती हैं। जैसे अब जरा देख लीजिए,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए कई सिंबल ये पहले ये रीजनल पार्टी में आता था, अब नहीं है, इसमें दिया हुआ है, अब तो बदल गया है, लेटेस्ट फिगर नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी इस पे सारा दिया हुआ है, आप अपने बुक में देखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि साउथ में आ जाइए, तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी है जिनका ये लीव्स है। ये देखिए सूरज उगता हुआ है, ये द्रविड़ पार्टी है, ठीक है, इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं ऐसे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है जिनका लालटेन सिंबल है, और ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। तो मतलब हर एक रीजन में ऐसे बहुत सारे आप पॉलिटिकल पार्टी देंगे जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में जरा आ जाइए, देखिए समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है रूल किया है, लेकिन चूंकि उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, रीजनल पार्टी के रूप में आया। वही मैं आपको बता रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई रीजनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी नहीं होगा, या कोई नई पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होगी। बीएसपी पहले रीजनल पार्टी थी, फिर नेशनल पार्टी बन गई। एज अ नेशनल पार्टी वो निकल के आई। समाजवादी पार्टी भी बहुत कोशिश कर रही है कि नेशनल पार्टी हो जाए, पर कोशिश जारी है, तो समाजवादी पार्टी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी आपको दिखेंगे। ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, ये भी जो है रीजनल पार्टी है। यहाँ जनता दल सेकुलर है, ये भी जो है कर्नाटक में है। तो इस तरह से तेलंगाना जो है राष्ट्रीय समिति जो है, जिनका अम्बेसडर कार जो है सिंबल है। तो आप इन सभी रीजनल पार्टीज का, जो मेन रीजनल पार्टीज हैं, उनका कुछ नाम आप याद रखिए, उनके सिंबल्स थोड़ा ध्यान में रखिए। रीजनल पार्टीज हो सकता है कुछ इस तरह के सवाल आ जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजनल पार्टी। तो पहले तो नेशनल पार्टी जो है उसको, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एकदम ध्यान रखिए। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एकदम याद होने चाहिए, उनके सिंबल्स याद होने चाहिए। और रीजनल पार्टीज को भी आप यहाँ अपने बुक में भी, एनसीईआरटी में ये मैप दिया हुआ है, इसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। और इसके कुछ सिंबल्स याद, पॉपुलर जो पार्टीज हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके सिंबल्स याद रख सकते हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन रीजनल पार्टीज है, कौन स्टेट पार्टीज है, किसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब याद रखिएगा। चलिए, तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना, किस किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, रीजनल और नेशनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में देखा। अब आइए बात करते हैं, भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो बन गई, वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, अपोजिशन में है, पब्लिक इश्यूज उठा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए, पहला चैलेंज आप देखेंगे, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। भाई पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, और पहला चैलेंज यहीं पे आ जाता है, पहला जो है समस्या यहीं पे आ जाता है कि उनमें आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, और क्यों नहीं है भाई? क्योंकि डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है, डिसीजन लेने का जो पावर है, वो सिर्फ एक या कुछ लीडर, मुट्ठी भर लीडर्स के, टॉप लीडर्स के हाथों में होता है, इसलिए इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए दूसरे चैलेंज को देखते हैं। सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, इसी से संबंधित है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब किसी नेता का बेटा फिर नेता हो गया, वही लीडरशिप संभालेगा, बाकी सारा डिसीजन वही लेगा सब कुछ। पार्टी में तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आप समाजवादी पार्टी में अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी मुलायम सिंह यादव उसको संभाल रहे थे, उनके बेटे संभालने लगे, अखिलेश यादव। बिहार में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव हैं, उनके आगे जो है उनके बच्चे जो है पॉलिटिकल पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, वो लीडरशिप दिखा रहे हैं, वो टॉप लीडर्स हैं, वही जो है उसके सारे डिसीजन मेकर्स हैं। तो इस तरह से जो है। और दूसरा चीज ये है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी प्रोसीजर जो होती हैं, देयर फंक्शनिंग्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं होते। मतलब चुपचाप एक कमरे में बैठ कर डिसीजन ले लिया, उसमें कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, और कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भाई जनता को दिखा नहीं रहे कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ ये समस्या तो आती है। तो ये चैलेंजेस जो है फेस करने को मिलता है, ये चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। तीसरा चैलेंज देखिए, इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब चुनाव जीतना है उनको, पैसा ढेर सारा चाहिए, कुछ दबंग लीडर्स भी चाहिए उनको, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं,
मनी पावर और मसल्स पावर, यानी दबंग लोग जो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलते हों, जो बहुत पैसे वाले हों, जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा हो। मसल्स पावर मतलब ताकत की, आप समझ ही रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पार्टीज जो है उन्हीं को टिकट दे रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है। ये तो पब्लिक को जरूर समझना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, कि थोड़ा आप भी सोचिए कि जो पावरफुल है, जो पैसे वाला है, वो ही टिकट ले रहा है, उसी को ही पार्टी खोज के टिकट दे रही है कि जो पैसा खर्च कर सकता है ज्यादा से ज्यादा चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, जो ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जो क्रिमिनल माइंडेड होगा, वो आपके कितने हित का सोच पाएगा, इसके बारे में आप सोचिए। खैर, मैं एकेडमिक पढ़ा रहा हूं इसलिए इस पे बहस नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, फोर्थ चैलेंज दैट वेरी ऑफन पार्टीज not seem to offer a meaningful choice to the voter. In recent year there has been a decline in the ideological differences among parties. हो क्या रहा है भाई, विश्व में कई पार्टियां हैं। अब दिक्कत ये हो गया है कि सभी पार्टी, पहले क्या होता है, फिक्स आइडियोलॉजी होती थी कि भैया ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा हम लेके चलेंगे। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है, अब आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है भाई, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, और सारे पार्टियों का मिलता जुलता जो है चीजें दिख रही हैं। ठीक है, कोई कहता है मैं इसकी गारंटी दूंगी। अभी कुछ दिन पहले जो है अरविंद केजरीवाल जी हर चीज की गारंटी दे रहे थे। वो कहते थे कि जो है ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी कार्ड है। अब मोदी जी भी कहने लगे कि ये गारंटी है। और इस तरह से अभी देखेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लोग बीजेपी को उसका क्रेडिट दे रहे थे। अब दिल्ली में जो है सुंदरकांड चालू हो गया, तो केजरीवाल जी भी उन चीजों को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये चीजें कैसे कैसे पॉसिबल है कि भाई चॉइस कैसे करें। तो जब सब मिलता जुलता पॉलिसी और प्रोग्राम जब दिखने लगता है, तो फिर समस्याएं आ जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है चीजें क्लियर नहीं कर रही है, स्टंट क्लियर नहीं कर रही है, और इसलिए जो है पब्लिक को मुश्किल हो रही है। तो चलिए अगला देख लेते हैं भाई। तो ये आपने देखा, अब अगर कुछ समस्याएं हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ समस्याएं हैं, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। तो बच्चों देखिए, आप देख रहे होंगे, हाउ कैन अ पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, तो उसको सुधारना जरूरी है। तो कैसे रिफॉर्म किया जाए, तो बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्मेशन के बारे में बताइए, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, या व्हाट आर द एडवाइस एंड सजेशन गिवन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दल को सुधारने के लिए किस किस तरह के सुझाव या किस तरह के रूल्स एंड नियम्स बनाए गए हैं, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो ये भी आने वाले सवाल हो सकते हैं। तो देखते हैं, जो हमारे कंट्री में रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म के लिए और उनके लीडर्स को रिफॉर्म के लिए जो सजेशंस दिए गए हैं, उनमें सबसे पहला देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। देखिए, सबसे दिक्कत क्या हो जाता है, आज हम इस पार्टी में हैं और फिर जो है इलेक्शन जीत गए, और फिर किसी और पार्टी से बेटर ऑफर मिल गया, अच्छा पैसा मिल गया, या बेटर ऑफर के केस में हम क्या करते हैं, पार्टी जो है, जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो पार्टी चेंज कर देता है। अब ऐसे में तो दिक्कत आ जाएगा भाई, पार्टी की अपनी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी, हो सकता है कि उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाए। तो इस तरह की समस्या से निकलने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, ताकि एमएलए और एमपी पार्टी जीतने के बाद ना चेंज करे। हाँ, उससे पहले आप इलेक्शन लड़ने से पहले जिस पार्टी में जाना चाहें भाई छोड़ के चले जाइए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप इलेक्शन जीत गए और फिर पार्टी चेंज करें तो समस्या है। तो दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने बताया कि भाई क्या हो रहा था, लोग लालच के चक्कर में पार्टी चेंज कर दे रहे थे। अब इसी को क्या कहते हैं, ये देखिए, डिफेक्शन या एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन इसी को कहेंगे। अगर आपसे डिफेक्शन पूछता है एग्जाम में, तो डिफेक्शन क्या होता है, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट चेंज द पॉलिटिकल पार्टी। चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार जो है राजनीतिक दल बदल देते हैं, थोड़े पैसे या पोजीशन के लालच में। इसको क्या कहेंगे, डिफेक्शन कहते हैं। और इसी के विरोध में जो है, जिसको दल बदल भी कहते हैं, और इसी के विरोध में जो है, इसी को सुधार के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एक दल बदल कानून आया है इसके विरोध में, ताकि जो है इसको सुधारा जा सके।
तो जो विधायक और सांसद है जो दल बदल करते हैं अब वो नहीं कर पाएंगे, और अगर करते हैं तो क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। एक हाँ देखिए, यहाँ अगर बदल लेते हैं तो चेंजेस पार्टी ही शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। अगर वो क्या करते हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं जीतने के बाद, तो वो अपना जो जो वो सीट जीते थे, जो उन्होंने इलेक्शन जीता था, तो वो लेजिस्लेचर में जो है सीट जो है वो हार जाएंगे, उनको हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए जो है अब मुश्किल है, लोग जल्दी चेंज नहीं करेंगे। तो अच्छा लॉ है, अच्छा कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, पैसेवर ताकतवर लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए और क्रिमिनल्स लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। और ऑर्डर क्या था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहा कि नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एंड एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखिए, आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने से पहले आपको एक एफिडेविट देना होगा। कैसा एफिडेविट, तो कहा कि ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट के लिए। भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अपने प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल दीजिए, कितना पैसा रखे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, बैकग्राउंड में क्या क्या है, वो सब बताइए अपने एफिडेविट में। और साथ में जो है अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, कोई चार्जेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, तो उसका भी डिटेल दीजिए। तो अब जो है ये डिटेल देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो इलेक्शन न लड़ पाए। और इससे और अच्छा क्या होगा कि पब्लिक जो है ये जान पाएगी कि इनके ऊपर कितना केसेस है, अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, क्रिमिनल माइंडेड है। तो ये सोचना तो हमारा काम है, ओपिनियन तो इसी से बनता है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। और क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये नेसेसरी कर दिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी राजनीतिक दल को, टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इलेक्शन करिए। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टी में कोई इलेक्शन ही नहीं है, कोई चुनाव ही नहीं है, जिसको मन करे उठा के ऊपर कर दीजिए। जो पुराना इतने दिन से जो सक्रिय सदस्य जो कई सालों से काम कर रहा है, धूप छांव नहीं देख रहा है, आपके साथ लगा हुआ है, उसका भी तो कोई हक है। जो जन संपर्क करके अपना सहमति बनाया हुआ है, उसका भी तो अपना कोई हक है, अधिकार है। इसलिए जो है भाई, अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना होगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो है कंपल्सन किया गया, ये बोला गया। और कहा गया कि आप अपने पार्टी का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करिए, एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। तो इससे जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को समस्या आ गया होगा कि भाई कैसे करें, तो दिक्कतें तो हैं ही हैं। और आप देखेंगे कुछ और भी सुझाव हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। वैसे जो एडवाइजेज हैं पॉलिटिकल पार्टी मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक ऐसा कानून बनना चाहिए। अभी तक जो हुआ वो तो हुआ है, अभी और क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, उसको भी मेंटेन करने के लिए कुछ नियम कानून बनना चाहिए। और ये कंपलसरी कर देना चाहिए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू रजिस्टर टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑफिस मेंबर्स। भाई आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में आपके जो मेंबर्स हैं, उसका भी एक लिस्ट होना चाहिए, उसको उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ताकि पता चले भाई कौन किस राजनीतिक दल का है। पता चलता है लोग अक्सर इससे दो चीजें हैं, एक जो है कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का है भी नहीं, कुछ क्राइम किया लोग उससे जोड़ देते हैं। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का है और जब क्राइम कर देता है तो लोग कहते हैं मेरे पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। भाई अपने अपना पलड़ा झाड़ लिया, अपना हाथ साफ कर लिया, छोड़ो जाने दो। तो इस ये समस्या ना आ जाए तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनका जो है रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अच्छा एडवाइस है, पॉलिटिकल पार्टीज को मानना चाहिए। इट शुड मेक मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज जब अब आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाएं जो हैं हमारे देश की आधी आबादी हैं, और अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम
उनको भी जो है इलेक्शन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वो एक सक्रिय सदस्य तो हैं पॉलिटिकल पार्टी की, और जो महिलाएं आगे बढ़ के अपने घर के साथ साथ राजनीति का काम कर रही है, राजनीतिक दल के साथ लगी हुई हैं, तो उनका भी हक बनता है। तो कम से कम इतना कंपलसरी तो हो पॉलिटिकल पार्टी में कि 1/3 कम से कम 1/3 सीट तो महिलाओं को दे, ताकि वो भी कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ सकें, वो भी मिनिस्टर बन सकें, वो भी रूल कर सके, वो भी गवर्नमेंट चला सके। तो ये होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। द गवर्नमेंट, ये ठीक है, ये मुझे एडवाइस जो है थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता, चलिए फिर भी देखते हैं। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, कि वही कह रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को के एक्सपेंसेस के लिए पैसा देना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। ऐसा तो अगर गवर्नमेंट करे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। इसका एक फायदा ये है कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ब्लैक मनी और जो मनी पावर वाले कैंडिडेट हैं उनको टिकट देने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। अच्छे ईमानदार और मेहनती लोगों को टिकट मिलेगा, और क्योंकि गवर्नमेंट सारा खर्चा उठा रही है। बेवजह जो घूम घूम के पार्टीज वाले जो है पैसा बांटते हैं, वोट खरीदते हैं, वो चीजें रुक जाएंगी। तो इससे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी गुड एडवाइस है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये आपने देखा, इतने सारे एडवाइस थे। इसी के साथ जो है दोस्तों ये चैप्टर जो है खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ वेबसाइट मैंने लिख रखा है www.guruwala.in। ये जो है अपनी वेबसाइट है, आप फ्री में जाके जो है वहाँ कंटेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे कुछ नॉलेज मिला तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका अपना रवि सर हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। और जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद।